हाँ ओके। हेलो पब्लिक, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड इवनिंग पब्लिक। बहुत ठंड है और चलिए हम लोग आज क्लास, और आप लोग थोड़ा सा पब्लिक सेफ्टी से रहें घर पे ही, और घर पे ही कम्बल ओढ़ करके पढ़ाई करें पब्लिक आप लोग। और आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑलरेडी पहला चैप्टर हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हम लोग कर चुके हैं। उसका जो भी ऑब्जेक्टिव्स था, मैंने PYQ जो हमने कल करा था पब्लिक लास्ट क्लास में, आप लोग उसको ज़रूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। आज हम लोग एटम के क्वेश्चन को आज हम लोग एटम पढ़ेंगे। एटम आज और कल 2 दिन मिल करके एटम को फिनिश करेंगे पब्लिक, और फिर इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन। तो 2 दिन हम लोग इसमें, 2 दिन आज कल थ्योरी का और 1 दिन प्रॉब्लम का, 3 दिन में हम लोग इसको एटम को फिनिश करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पब्लिक एटम। एटम देखिए पब्लिक, एटम होता क्या है। सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, रफली यही बोल सकते हैं आप, सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है पब्लिक। ये फ्री तो नहीं रहता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब जब कभी भी केमिकल रिएक्शन हो तो एटम ही जा कर के दूसरे एलिमेंट के साथ ये मिलेगा पब्लिक, और रिएक्शन में पार्टिसिपेंट होगा, मतलब पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, ठीक है। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, है ना। इंट्रोडक्शन में आप यही बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, सबसे एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो फ्री तो नहीं होता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है पब्लिक, ठीक है। अब एटम के बारे में बहुत सारा मॉडल आया पब्लिक, मतलब शुरुआती दौर में, है ना। एटम के बारे में बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना अपना कॉन्सेप्ट था, और एटम का जो कॉन्सेप्ट आया पब्लिक, सबसे पहले डाल्टन साहब का आया था। और डाल्टन साहब का क्या था कि एटम जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड एटोमो से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब इसको फर्दर डिवाइड हम लोग नहीं कर, शुरुआत वहीं से हुआ था, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन्स मॉडल से। थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल से हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक। जे थॉमसन साहब का मॉडल है ना, थॉमसन्स मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। और वो जो थॉमसन साहब का मॉडल था, जे थॉमसन साहब का जो मॉडल था, उनके मॉडल के अनुसार क्या था कि एटम जो होता है ना, वो स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप में होता है, किसी भी एलिमेंट का एटम स्फेरिकल शेप में होता है। तो कहने का मतलब पब्लिक ये था कि सबसे पहले एटम का जो मॉडल था पब्लिक, वो जे थॉमसन साहब 1898 में, और वो सबसे पहले अपना मॉडल दिए थे। और इनका पहले जो एटॉमिक मॉडल आया, सबसे पहले इस मॉडल में कहा गया कि एटम स्फेरिकल शेप में होता है। याद रखिएगा, एटम स्फेरिकल शेप में होता है, और इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे पब्लिक, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या दोनों बराबर होगा। ये थॉमसन साहब के अनुसार था, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसे किए कि वो बताए पब्लिक, जे थॉमसन की पॉजिटिव चार्जेस जो होता है पब्लिक, पूरा का पूरा एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरा इंटायर वॉल्यूम में, माने हर जगह। और निगेटिव चार्ज, जैसे तरबूज में बीज कैसे धंसा रहता है पब्लिक, सीड्स इन वाटरमेलन, वैसा ही ये तरबूज में बीज की तरह धंसा हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये था कि एटम स्फेरिकल शेप में है, एटम स्फेरिकल शेप में है, याद रखिएगा, एटम स्फेरिकल शेप में है। पॉजिटिव चार्ज उसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटायर वॉल्यूम में, और निगेटिव चार्ज लाइक सीड्स इन वाटरमेलन की तरह एम्बेडेड है पब्लिक। तो ये था थॉमसन्स मॉडल। अच्छा, दूसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज मोस्ट पार्ट ऑफ द, मतलब एटम के मोस्ट पार्ट ऑफ द मास को ये कंटेंट्स करता है।
मतलब ये मॉडल में यही कहा गया कि ज़्यादा मास जो है ना पॉजिटिव चार्ज ही कंटेंट्स करता है और निगेटिव चार्ज, तो इक्वल नंबर रहेगा, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज की संख्या और नेगेटिव चार्ज की संख्या दोनों में बराबर, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, दोनों एक इक्वल अमाउंट में, इसलिए न्यूट्रल होता है, स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है पब्लिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इनका जो साइज़ था ना, साइज़ ये बताएं कि जो एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, साइज ऑफ एटम का साइज़ है ना 10⁻⁻10 मीटर, ये एटम का साइज़ था 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन इनका ड्रॉबैक रह गया, ड्रॉबैक मीन्स खामियां, कमी। वो ड्रॉबैक क्या रह गया पब्लिक? ड्रॉबैक पहला कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए पब्लिक, और दूसरा कि अगर इस एटम से अल्फा पार्टिकल को पास कराया जाता है तो उसका बिहेवियर क्या होगा। व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल? तो मैं आपको बता दूं पब्लिक, अल्फा रे या अल्फा पार्टिकल किसको कहेंगे? हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना है, हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना है। भैया हीलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो बचेगा हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए तो जो बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जब इस एटम से पास करावेंगे तो उसका स्कैटरिंग कैसे होगा, इसके बारे में इन्होंने डिस्कशन नहीं करा है पब्लिक। तो थॉमसन साहब का ये ड्रॉबैक हो गया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू एटम। और दूसरा पब्लिक ये था कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इससे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो ये इनका ड्रॉबैक रह गया। फिर उसके बाद में पब्लिक 1911 में, इसके बाद में मतलब 1898 के बाद, मतलब 1898 के बाद 1911 में रदरफोर्ड साहब अपना एक एक्सपेरिमेंट के आधार पे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पे एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिए पब्लिक, वो दिए। और वो क्या दिए रदरफोर्ड साहब? तो देखिए उनका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था। वो एक लिए थिन गोल्ड फॉयल। अब पहला क्वेश्चन कि सर गोल्ड का फॉयल उन्होंने क्यों लिया? तो पहला चीज़ कि वो हाईली मेलिएबल होता है, पतला बनाया जा सकता है, एकदम पतला, पीटने पर वो टूटेगा नहीं, वो और फैलेगा, तो पतला शीट बना सकते हैं। दूसरा वो हेवी एलिमेंट है, मतलब उसका एटम हैवी होता है, एटॉमिक मास ज़्यादा होता है ना उसका, तो वो हैवी होता है। और जब हैवी होगा पब्लिक तो स्कैटर कर सकता है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन था कि अल्फा पार्टिकल, आपको बता दें कि इसका मास होता है 4 AMU के बराबर। देखिए ना, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर होता है 4, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गो, प्रोटॉन की संख्या 2 गो और न्यूट्रॉन की संख्या 4 में से 2 गया तो 2। और देखिए पब्लिक 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन रहेगा न्यूक्लियस में, 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑर्बिटवा में, तो ये निकाल लेंगे तो कै गो प्रोटॉन कै गो न्यूट्रॉन बचेगा? 2 गो न्यूट्रॉन 2 गो प्रोटॉन, तो 4 गो, तो इसका मास हो गया 4 AMU के बराबर इसका मास होता है हीलियम का, तो मतलब अल्फा पार्टिकल का। अब इसका मास है अल्फा पार्टिकल का। अब इसके सामने अल्फा पार्टिकल जा रहा है पब्लिक, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है और ये जा रहा है अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर आप रख देंगे हाइड्रोजन। अरे भैया एक तो ही भारी है और ओकरा से आप हल्का चीज़ आप रखिएगा भैया, तो अब क्या करेगा ये, मैंने ले देले पार कर जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये वाला एटम इसको स्कैटर कब करेगा? जब ये भारी रहेगा, एकरा से भारी रहेगा तब ना पब्लिक स्कैटर करेगा। तो एकरा से भारी गोल्ड था, हाईली मैलिएबल था, इसीलिए पब्लिक हम लोग गोल्ड लिए। कौन लिए? रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में। तो थिन गोल्ड का फॉयल लिए पब्लिक, मतलब गोल्ड का एटम से अल्फा पार्टिकल वो पास कराए। थिन गोल्ड फॉयल के एटम से पब्लिक अल्फा पार्टिकल उन्होंने पास करा, है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या किया देखिए, ऑब्जर्वेशन क्या किए, देखिए ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया पब्लिक।
देखिए ऑब्जर्वेशन क्या किए वो, ऑब्जर्वेशन क्या किए, ये अल्फा पार्टिकल है। देखिए पब्लिक, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं हीलियम आयंस के फ्लो को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हीलियम न्यूक्लियस बचेगा, उसी को बोलते हैं हीलियम पर 2 प्लस, उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया एटम से। किससे पास कराया गया? एटम से। जैसे ही एटम से पास कराया पब्लिक, जैसे ही अल्फा पार्टिकल को एटम से पास कराएं, एटम गोल्ड फॉइल से, तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि बहुत सारा अल्फा रे बिना डेविएशन का पास कर गया। बहुत सारा अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन का पास कर गया। आप क्या सोचेंगे? आप यही ना सोचेंगे कि एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डेविएशन। तो ये था ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्व ये किया गया। कंक्लूड क्या किया गया? कंक्लूजन दिया गया पब्लिक कि एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है। ऑब्जर्वेशन ये किया गया कि ज़्यादातर बिना मोड़ले चल जा रहा है, इसका मतलब एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है, तभी तो बिना डेविएशन का चला गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट कर जा रहा अपने पाथ से, तो भैया ये पॉजिटिव चार्ज दूर भाग रहा है, मतलब कुछ तो है रिपेल करने वाला। तो रिपेल होता है सिमिलर चार्ज के बीच, तो कोई पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज, और वही इसको रिपेल कर रहा है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से डेविएट हो रहा था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। याद रखिएगा, इससे कंक्लूजन निकाला गया कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का कंक्लूजन निकाला गया। ये कंक्लूजन निकाला गया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा क्या ऑब्जर्वेशन किया गया पब्लिक? तीसरा ऑब्जर्वेशन किया गया कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, 8000 में से एक आध गो, वो अपने पाथ से लौट गया। तब बताइए पब्लिक, पाथ से लौट गया मतलब जो न्यूक्लियस से टकराया डायरेक्ट, वही अपने पाथ से लौट गया। यानी कि कंफर्म हो गया कि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो है न्यूक्लियस में, जो इसको ढकेल रहा है। तो न्यूक्लियस का खोज हुआ, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो खोज हुआ पब्लिक। और न्यूक्लियस का चार्ज आप याद कर लीजिए +Ze। तो इसमें ऑब्जर्वेशन 3 गो किया गया, कंक्लूजन भी निकाल दिया गया पब्लिक। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन आपको याद हो गया होगा कि एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है। एटम का ज़्यादातर पार्ट क्या है? खाली है। मतलब ऑब्जर्वेशन कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन का पास कर गया। कंक्लूजन कि एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गया, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न कर गया, मतलब डायरेक्ट जो कोलाइड किया वो लौटा कंक्लूजन में। अब ये न्यूक्लियस का खोज हो गया, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का साइज भी पता चल गया। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। तो इसमें पब्लिक इस मॉडल में है ना, और एटम का साइज था पब्लिक 10⁻⁻10 मीटर। बड़ा ये ना है, एटम ना है, और उसके अंदर का न्यूक्लियस है। 10⁻⁻15 छोटा है पब्लिक 10⁻⁻10 से, मतलब ये वाला छोटा है, ये बड़ा है। तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 और एटम का साइज, तो रदरफोर्ड मॉडल में और थॉमसन्स मॉडल में साइज दोनों का बराबर बताया गया। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या बताया गया पब्लिक कि एटम का ज़्यादातर जो मास है ना, वो इसी के पास होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम होता है। लेकिन उसमें क्या बताया गया थॉमसन्स मॉडल में कि सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, सब जगह बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पॉजिटिव चार्ज। तो उसमें बताया गया कि इसमें बताया गया रदरफोर्ड में कि एटम का ज़्यादातर पार्ट मास न्यूक्लियस के पास होता है एक जगह, जबकि उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, मास तो हैवी होता है पॉजिटिव चार्ज का ही, मतलब प्रोटॉन का आप समझ लीजिए, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। फिर इसमें बताया गया पब्लिक कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। लेकिन पब्लिक इनका कहानी थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया कि वो बताएं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर तो लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब कि अगर आप ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका एनर्जी खत्म होगा पब्लिक, तो धीरे 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 कहाँ हो जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। ये उनका ड्रॉबैक हो गया।
वो बोले कि इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो वो उसका एनर्जी धीरे धीरे खत्म होता है। अरे भैया एनर्जिया खत्म होगा तो धीरे धीरे उसका रेडियस कमेगा और रेडियस कमेगा तो न्यूक्लियस में ये कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो बता दिए, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटर एटम से कैसे करेगा बता दिए, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो याद रखिएगा इनका ड्रॉबैक भी रह गया पब्लिक कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और नेक्स्ट इनका था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी इसको कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हो गया मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो भी न्यूक्लियस में होता है और बाकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो ये बोले कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है लेकिन अपना एनर्जी भी लॉस करेगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा उसका एनर्जी, रेडियस कम होने की वजह से जाकर के न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो वो एक मेजर उनका ड्रॉबैक था पब्लिक, है ना। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, रेडियस, साइज, ड्रॉबैक, ये सब चीज़ ध्यान देना है पब्लिक, ठीक है। अब इसमें दो गो चीज़ है, वो दो है क्या जैसे हम बताना चाहेंगे पब्लिक, इम्पैक्ट पैरामीटर, देखिए पब्लिक इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। ये है एटम और ये है न्यूक्लियस प्लस Jd, न्यूक्लियस का चार्ज यही होगा प्लस Jd। अब एक अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट न्यूक्लियस पर गया, टकरा के वापस लौटा, एक अल्फा पार्टिकल डेविएट होकर चला गया। तो ये देख लीजिए पब्लिक, है ना, कितना एंगल से मुड़ेगा अल्फा, है ना, ये अल्फा एंगल से मुड़ेगा और ये दोनों के बीच का एंगल हो गया b, मतलब डिस्टेंस हो गया b। तो दो अल्फा पार्टिकल या इसको आप थीटा मानिए, दो अल्फा पार्टिकल जिसमें एक अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराता है और दूसरा, है ना, ऊपर से जाता है पब्लिक। तो ये दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है। दो अल्फा पार्टिकल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगा, जिसमें से एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पर जाना चाहिए और दूसरा न्यूक्लियस से कुछ दूर। तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फार्मूला होता है 1/4πε0 kJd² cot θ/2 हाफ mu², या Jd² cot θ/2 हाफ mu²। देख लीजिए पब्लिक, दिस इज द फार्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, दो के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला हो गया क्या हो गया पब्लिक, इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला आप देख सकते हैं 1/4πε0 Jd² cot θ/2 बटा हाफ mu² के बराबर। देख सकते हैं 1/4πε0 Jd², जेड एटॉमिक नंबर है और प्लस ही प्रोटॉन का चार्ज, cot θ/2 बटा हाफ mu² के बराबर। तो दिस इज फार्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला हुआ Jd² cot θ/2 हाफ mu² के बराबर, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसमें क्या बताया गया, अगर B ज़्यादा होगा, B ज़्यादा होने के मतलब अल्फा पार्टिकल ज़्यादा दूर से है, ज़्यादा दूर है। तो अगर ज़्यादा दूर होगा पब्लिक, B ज़्यादा होगा तो cot θ/2 भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको बता दें पब्लिक कॉट का वैल्यू देखिए, cot 0 का मान कितना होता है, cot 0 का मान, cot 30 का मान, cot 45 का मान, cot 60 डिग्री का मान, cot 90 डिग्री का मान। देखिए cot 0 का मान कितना होता है, cot tan 0 का मान कितना होता है 0, हाँ tan 0 का मान 0, cot 0 इनफाइनाइट होगा, cot 30 √3 होगा, 1 होगा, 1/√3 होगा, cot 90 0 होगा, मतलब हाँ 0 होगा। तो आप देख लीजिए पब्लिक, वैल्यू जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है ना वैसे वैसे वैल्यू घट रहा है। तो आप बताइए अगर B ज़्यादा होगा तो cot θ/2 भी ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा है तो थीटा कम होगा। तो B अगर ज़्यादा होगा, B ज़्यादा होगा ना, ठीक है, B ज़्यादा होगा पब्लिक, B अगर ज़्यादा होगा तो आपको बता दें B ज़्यादा होने से cot θ/2 भी ज़्यादा होगा। देख लीजिए cot θ/2 भी ज़्यादा होगा पब्लिक, और cot θ/2 ज़्यादा होगा माने
वैल्यूआ ज़्यादा है, वैल्यूआ ज़्यादा है तो थीटा कम ना है। देखिए थीटा बढ़ेगा ना तो वैल्यू कमेगा, तो थीटा जैसे वैल्यू क्या है इसका cot थीटा बटा 2 का ज़्यादा है, तो वैल्यू ज़्यादा मतलब क्या, थीटा का वैल्यू कम, तो थीटा विल बी लेस, थीटा विल बी लेस। यानी कहने का मतलब कि अगर बी ज़्यादा होने के मतलब न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर, तो जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर था उसका डेविएशन ये थीटा का वैल्यू कम था, यही बताना चाह रहे थे। मतलब कम डेविएट कर रहा था जो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर से था। लेकिन अगर पब्लिक बी कम रखेंगे तो बी कम रखेंगे तो cot थीटा बटा 2 भी कम होगा, लेकिन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो बी अगर कम होगा तो cot थीटा बटा 2 भी कम होगा, लेकिन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा जो न्यूक्लियस के करीब रहेगा उसका डेविएशन ज़्यादा होगा, जो न्यूक्लियस से दूर रहेगा और न्यूक्लियस मतलब डेविएशन कम होगा। तो ये था इम्पैक्ट पैरामीटर, और इसी से रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन किए थे वो सारे कहानी को, ठीक है। इसके बाद आता है पब्लिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको बता दें पब्लिक कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या था। देखिए ये है एटम, ये है न्यूक्लियस प्लस जेडी, और ये है पब्लिक अल्फा पार्टिकल प्लस 2e अल्फा पार्टिकल है, क्लियर। ये है प्लस 2e अल्फा पार्टिकल है, ओके। ये है प्लस 2e अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल को मतलब मास इसका m है, और इसको u वेलोसिटी से हम फेंके डायरेक्ट, तो जैसे u वेलोसिटी से फेंके पब्लिक वैसे ही जा करके टकराया, लेकिन टकराया नहीं पब्लिक, पहले ही से लौट आया। तो जो मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंच जाता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, x0। देखिए ये मास है और वो गया और टकरा करके वापस, जो मिनिमम डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपको बता दें ये जो एनर्जी है ना इसके पास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना 12mv², और जैसे ही पब्लिक ये प्लस 2e चार्ज यहाँ पर पहुँचा तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी रहेगा तो धीरे धीरे वहाँ जा कर के जीरो हो जाएगा। और जब वेलोसिटी जीरो होगा इसका मतलब, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक खत्म हो गया, खत्म होकर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, और कितना होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, Q1 Q2 बटा आर की जगह पर x0। तो x0 निकालना है तो x0 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² बटा 12mu² के बराबर। देख लीजिए पब्लिक, ये हो गया x0 का वैल्यू, मीन्स ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² बटा 12mu² के बराबर। दिस इज फार्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आए पब्लिक 13 में, इनका जो ड्रॉबैक रह गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो बोले कि एनर्जी ख़त्म हो जाएगा उसका। तो इसको लेकर के पब्लिक 1913 में नील्स बोर साहब अपना एक मॉडल प्रस्तुत किए, नील्स बोर, और उनका मॉडल क्या कहता है थोड़ा ध्यान से सुनिए नील्स बोर का। नील्स बोर साहब का मॉडल ये था ना पब्लिक, वो बताए क्या कि पहला मॉडल ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। ये प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन ही है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है। उसको ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल कहा गया। यानी अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल वो बताया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे घूमता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पब्लिक, जिसको कहा गया ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल। दूसरा बताएं कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, हायर से लोअर में, तो एनर्जी लूज करेगा। याद रहे, हायर से लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। मतलब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी हम लोग को देगा, क्योंकि हायर वाला में एनर्जी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का, और अंदर वाला में आएगा तो हम लोग को देगा। जैसे 50 जूल था, यहाँ 30 जूल है तो 20 देगा हम लोग को। और अंदर से बाहर वाला में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी लेगा। तो जब बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी देगा, और अंदर से बाहर जाएगा तो एनर्जी लेगा।
और चौथा कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π के बराबर। यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन H/2π के इंटीग्रल मल्टीपुल के बराबर होता है। n हो गया इंटीजर और h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमेशा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर होता है। तो इसको आप भूलेंगे नहीं। नील्स बोर फिर से एक बार मॉडल सुन लीजिए पब्लिक। पहला मॉडल कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट में घूमता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल। ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल पहला। दूसरा इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है पब्लिक, फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरा पब्लिक कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन NH/2π के बराबर होता है। हालांकि इसका प्रूफ है ना, प्रूफ है पब्लिक डे ब्रोगली हाइपोथेसिस के द्वारा। डे ब्रोगली साहब इसको प्रूफ किए बोर्स मॉडल को, तो हम आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे बोर्स मॉडल पढ़ाने के बाद। तो ये 3 मॉडल है पब्लिक, आप लोग इतना याद करिए। आज का टॉपिक यही रहेगा, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल का कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये ध्यान रखना। और फिर नील्स बोर्स का एटॉमिक मॉडल, चारों हमने बता दिया पब्लिक। ड्रॉबैक रदरफोर्ड का, ड्रॉबैक थॉमसन्स मॉडल का, दोनों याद रखेंगे। अगले क्लास में यानी कल आप लोग को बताया जाएगा पब्लिक रेडियस कैसे निकालते एटम का, वेलोसिटी, एनर्जी, और एनर्जी से फिर हम लोग पब्लिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। और कल लास्ट क्लास होगा इसका, कल यानी फिनिश कर देंगे एटम को। इसके बाद हम लोग इस पर सवाल कर लेंगे जो भी PYQs है। और आई होप ड्यूअल नेचर, एटम फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग के पास बचेगा न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। आप जुड़े रहें हमारे साथ। और जो भी पब्लिक आज हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एंड तक आप लोग का क्लास चलेगा पब्लिक और कंटिन्यूअसली चलते रहेगा जब तक आप लोग का पेपर ना हो जाए। और आई होप, आई विश मतलब कि आप लोग का पेपर अच्छा जाएगा पब्लिक। आप लोग लगे रहें और मेहनत करें, जितना दिल से मेहनत कीजिएगा उतना आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी करें। और दूसरी बात कि घर पे रह करके अभी पढ़ें पब्लिक, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। बाहर में ठंड भी बहुत है ना, तो अभी उसका फ़ायदा उठाइए, है ना। घर से बाहर निकलना ही नहीं है, नहीं तो क्या होता था कि मौसम अगर ठीक ठाक है तो थोड़ा बहुत घूमने वूमने का भी मन करता है। तो अभी वो फ़िलहाल टाइम आप लोगों के पास सेफ बच जाएगा। थोड़ा बहुत मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, बाकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें पब्लिक, है ना। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड सारा चीज़ आप देखते रहें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।